पहला प्रश्न आपका क्वांटम संख्या से संबंधित है और मैं 4 क्वांटम संख्या लिखूंगी, उनमें से कौन सा संभव नहीं है वो आपको इंगित करना है। संभव नहीं है, ठीक है। और ये है आपका N, L, M और MS, या S भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इससे बड़ा तो लिखने की जरूरत नहीं, दिख रहा है। ये 4 क्वांटम संख्याएं हैं, इनमें से कौन सी क्वांटम संख्या संभव नहीं है, इसको एक बार लिख के, और n के साथ हमें कैसे करना चाहिए वो मैं आपको टिप बता चुकी हूँ, तो उसको थोड़ा फोकस करके करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ट्रिकी है हल्का सा, बस आपको पकड़ना है उसको। बहुत सरल प्रश्न है ये, इसको लगाओ। तब तक मैं एक और लिखती हूँ। नहीं मैम, फोर्थ नहीं, थोड़ा सोच के बताना। अब तो थर्ड भी बोल दोगे फिर। सेकंड कंफर्म है, कितने लोग कहते हैं सेकंड कंफर्म है? 1 इन द क्लास। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? संजय, गुड। और कौन कहता है फोर्थ कंफर्म है? सेकंड में तुम्हारा क्या नाम है? गिरिराज और संजय। गिरिराज और संजय के अलावा पूरी क्लास ना कहती है सेकंड को। तुम्हारा क्या नाम है जिसने अभी कहा लास्ट में? सूर्य नारायण। चलो, 3 लोग कहते हैं कि सेकंड वाला पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई बेटा? क्या नाम था? शंकर? संजय। अल्टप्पा नहीं बोलना है, फोकस करके बताना कि क्यों तुमने कहा कि नहीं है संभव। हाँ बताओ। m का मान कितना सरल है ये। यहाँ कहाँ नहीं पॉसिबल समझ में आ रहा अपने को? ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो बेटा फोकस बोलो ना, क्योंकि जब आप पकड़ते हो प्रश्न को, आपको हल करना होता है, तो उसमें एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसे वाले जो सवाल होते हैं जहाँ छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स होते हैं, वो आपको क्लियर करने के लिए होते हैं कि जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है वो हमें समझ में आया कि नहीं आया। क्यों नहीं है? देखिए n का मान 4 है। n का मान 4 हमने सीधे सा क्लिक करेगा, हमारा चौथी आवर्त की बात कर रहे हैं, है ना। उसमें हमारा L 3 पॉसिबल है ना। क्यों? L कितना होता है 0 से लेकर के n-1 यानी 3 संभव है। गाड़ी कहाँ अटकी? -4 पे। क्यों? क्योंकि m का मान कितना है? 12 + 1, और 12 + 1 में कितना होना चाहिए? 7, और 7 किसको मिला के होना चाहिए? प्लस माइनस दोनों को मिला के। तो मैं 3 2 1 0 1 2 3, तो 4 कहाँ से आया? नहीं आएगा ना। -4 आ ही नहीं सकता। -4 कब पॉसिबल था? जब हमारा वहां 5 होता। तो एक छोटा सा फंडामेंटल है कि हमारे n से 1 डिग्री कम, 1 वैल्यू कम होती है l की हाईएस्ट। ठीक है, तो जब हमें ऐसे प्रश्न आते हैं, और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो हम थोड़ा सा पैनिक होते हैं, पल्पिटेशन बढ़ जाती है। एक तो एग्जाम के नाम से, ऊपर से कंपटीशन, और फिर बराबर वाले से कॉम्पीट करना है, तो बिल्कुल पसीना छूटता है। हम लाइनों को पढ़ते भी नहीं है। तो जब लाइन में ये दिखा है कि संभव नहीं है, और आप कोशिश करेंगे संभव पढ़ने की, नहीं पढ़ना भूल जाते हैं कई बार, आंख से एकदम स्किप हो जाता है, और ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ह्यूमन एरर है ये। ऐसे प्रश्नों को पंक्तिबद्ध पंक्ति एक बार प्रॉपर पढ़ लें, ताकि आप पिन पॉइंट समझ सके कि क्या जानना चाह रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। हम कंसंट्रेट नहीं करते हैं, हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि 4 दिया हुआ है, इनमें से कौन से संभव है, ये पूछा जाएगा, और फिर हम नहीं स्किप कर देते हैं। उस केस में हम इसमें गोल गोल घूमते रहेंगे कि भाई सारे तो हो रहे हैं, सारे तो हो रहे हैं, और फिर दोबारा जब बाद में प्रश्न पढ़ते हैं तो लिखा था कि नहीं पूछ रहे हैं। तो कई बार तो कुछ एग्जाम्स में तो नहीं को बड़ा बड़ा लिख देते हैं, जैसे इंग्लिश में लिखा हो तो कैपिटल नॉट लिख देते हैं, और कुछ एग्जाम में इसको सिंपल लिख देते हैं। तो आपको एग्जाम में, और यही चीज़ आपके मैथ्स में भी हालांकि सर ने बताई होगी, मैथमेटिक्स में भी होता है, आपके 4-5 पंक्तियों में एक सवाल दिया हुआ होता है, और ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में भी होता है कि 4-5 पंक्तियों में सवाल दिया है, और उस सवाल में कुछ भी नहीं होता, 2-3 आपके गिवन वैल्यू होती है और एक आपको अननोन निकालनी होती है, आपको चीज़ पकड़नी है। तो ये प्रैक्टिस से होता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना निकलेंगे। अब मैं 4 कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ,
उन चार कॉन्फ़िगरेशंस में से, नहीं ये तो हम करा चुके हैं। नहीं, इसको तो बंद कर दो, 2 स्लाइड अलग से हैं, 2 और लिए हैं बच्चे, मैंने पेन ड्राइव से नहीं उठाया आपने। कोई बात नहीं, नहीं खुलेगी तो ऐसा करना, मुझे स्लाइड यहाँ दिखा देना, मैं बोर्ड पे पढ़ा दूंगी, मत परेशान होइए आप। खुल जाए तो अच्छी बात है। तो मैं ये बात कह रही थी कि यहाँ मैं आपको 4 कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी, उन 4 कॉन्फ़िगरेशन में से आपको वो वाली कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है जो किसी एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट नहीं करती, या ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट समझते हैं ना, 4 एक सी चीज, 3 एक सी चीजें और एक नहीं है ना। यदि मैंने कहा पेन, पेंसिल और स्केच पेन और रबर, रबर ऑड मैन आउट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑड मैन आउट निकालना है। मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख देती हूँ। हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, शॉर्ट में लिखूंगी, जिनन का मैं एटॉमिक नंबर नहीं लिख रही, ये मानते हुए कि आपको पता है। 4f14, 5d10, 6s2। दूसरा हमारी नोबल गैस है क्रिप्टॉन की, 4d10, 5s2। तीसरी कॉन्फ़िगरेशन है फिर से क्रिप्टन की, 5s2। और चौथी कॉन्फ़िगरेशन है हमारी आर्गन की, 3d6 और s2। थोड़ा सा सोचना फिर बताना। तुरंत जंप मत करो, एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत फंडामेंटल चीजें हैं ये, तुरंत जंप नहीं करो, गौर से पढ़ो एक बार। क्यों? और बाकी सब क्या है फिर? बाकी सब क्या है? अगर वो एस ब्लॉक है तो बाकी सब क्या है? नोबल गैस क्यों बोला बेटा? नोबल गैस क्यों बोला? देखो कंसेप्ट को यहीं ठीक कर लो। अगर हमारी, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत सारे ऐसे आते हैं। यहाँ तो मैंने नोबल गैस यानी कि अंदर वाली कॉन्फ़िगरेशन दी है, इनर शेल्स की। जब मैं नोबल गैस लिख रही हूँ तो डिपिक्ट करता है कि यहाँ तक की, अगर मैंने आर्गन लिखा तो मतलब आर्गन तक की कॉन्फ़िगरेशन अंदर वाली है जो सेम एज आर्गन है। उसके आगे की कॉन्फ़िगरेशन यानी बाह्यतम कक्षों को मैं लिख रही हूँ। ये अगर मैं देखती हूँ तो क्या है ये 3d6s2। मैंने यहाँ 4 नहीं लिखा है ना, पर अंडरस्टूड है। जब मैं बाहर लिख रही हूँ s2 का मतलब ये आपकी s2 कॉन्फ़िगरेशन 4th वाली भरी जाएगी, तब d कॉन्फ़िगरेशन आएगी, है ना। n-1 लेते हैं। यहाँ मैं सारी देखी क्या है, d10, d10, d6, खाली एक ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है जिसमें d इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कौन से ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेंगे? d ब्लॉक को। तो एक्सेप्ट ये कॉन्फ़िगरेशन बाकी सारे हमारे संक्रमण तत्व हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन से अपन ने कैसे क्लिक किया कि भाई हाँ, मुझे मालूम है कि डी संक्रमण तत्वों की परिभाषा कहती है कि या तो भरने की प्रोसेस में हो, एक्सेप्ट जिंक वाला ब्लॉक, भरने की प्रोसेस को ही हम डी संक्रमण तत्वों की श्रेणी में डालते हैं। तो ये मेरे सारे क्या हैं? वही है। ये डी ब्लॉक हमारे जिंक वाले हैं, जिंक वाले ग्रुप के, कंप्लीटली फिल्ड, और ये मेरा प्रोसेस में है। सिर्फ एक ऐसा है 5s2 जिसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नहीं है मतलब बाह्यतम कक्ष में जो भरा जा रहा है। तो ये सारे हमारे डी श्रेणी के हो गए और ये हमारा ऑड मैन आउट हो गया। चलिए एक प्रश्न मैं आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल का कर लेती हूँ। नहीं खुला? स्क्रीन को आप मेरी तरफ कर दो, मैं पढ़ा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको 3 आईपी लिख के दूंगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल का क्रम। पहले चले एक लिख देती हूँ, पर आप मुझे पहले को बताएंगे कि सही है कि गलत है। लिथियम, इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल बोरोन से कम है, इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल बेरिलियम से कम है, और ये मैं कल करा चुकी हूँ। याद आया? मैंने इसके आगे भी लिखा था, कार्बन के बाद क्या लिखा था? ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, ठीक है। तो मैंने उसका एक छोटा सा पोर्शन ले लिया। ये क्रम सही है या नहीं? कल हमने डिस्कस किया था, सही है, ठीक है। अब मैं एक क्रम और लेती हूँ, ये मुझे बताएं, और एक क्रम में ये लेती हूँ।
पहले वाला तो सही है हमारा, बाकी दो क्रम बताएं मुझे। दूसरा वाला भी सही है, इसी का सेगमेंट है जो हमने कल लिखा था। तीसरा वाला क्यों नहीं है? क्या दूसरे वाला कौन बोला कि कैसे नहीं है? मैं समझा देती हूँ यहाँ पे। नहीं, डाउट है तो बेटा क्लास में क्लियर कर लेना चाहिए कि ये क्लास इसी के लिए होती है। अगर किसी को कंफ्यूजन है, आपको कंफ्यूजन है बच्चे, देखो ऑक्सीजन, हम अगर पीरियोडिक टेबल में इसका क्रम देखते हैं तो हमारा क्रम क्या आता है? पहले नाइट्रोजन भरा जाता है, फिर ऑक्सीजन भरा जाता है और फिर फ्लोरीन, यानी 5th ग्रुप, 6th ग्रुप और 7th ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास क्या है? हाफ फिल्ड स्टेट है। अगला इलेक्ट्रॉन मेरा, ये अगर सिंगल सिंगल है, मैं इनको वो बना नहीं रही हूँ, एरोज पर मान के चलिए, तो ये पेयर हो गया और इसके अंदर आपके 2 पेयर हो गए, एक अनपेयर हो गया। ठीक है, जैसे जैसे आपकी पेयरिंग शुरू होगी, हाफ फिल्ड स्टेट से मैं पेयर्ड में आ रही हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, आसानी से निकल जाए, तो मेरी अर्धपूरित अवस्था आएगी, और अर्धपूरित अवस्था में मालूम है बाकी अवस्थाओं से स्थायी होती है। एक इलेक्ट्रॉन आपका चौथा एक्स्ट्रा माना जा रहा है, वो निकलते ही आपको अर्धपूरित अवस्था मिल रही है इलेक्ट्रॉन की, और हमें मालूम है कि उसमें एक्सचेंज यानी विनिमय ऊर्जा भी अधिक होगी, उसकी कुलम्बिक फोर्स भी कम होएगा, रिपल्सिव फोर्स कम होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारे जो तीनों पॉइंट्स हैं वो लागू होते हैं। तो इसलिए यहाँ रिवर्स हो जाता है, नाइट्रोजन आपका इधर आ जाता है, ऑक्सीजन इधर आता है, ये आपकी सीक्वेंस होती है। क्लियर? इस केस के अंदर मैंने सीधे सीधे नोबल गैस को बीच में डाल दिया, गलत होना ही है, क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसका पूर्ण रूप से कक्षक भरा होगा डेफिनेटली वो तो स्थायी होना ही होना है। ठीक है, तो जब हम सीक्वेंस पढ़ते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन और उसकी पोजीशन ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा। ये 2 मैं आपको करा चुकी हूँ। चलिए, ये प्रश्न तो अब आपके हो गए। OF2 में कल आपको समझाई चुकी थी। जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर ये वैल्यू दी हुई है, वैसे आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन बंधुता पे भी होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे भी होती है। ठीक है, कुछ प्रश्न मैं स्लाइड्स पे लाई थी पर नहीं खुल रहे हैं, तो मैं अब नेक्स्ट टाइम ले लूँगी उनको। तो ऐसे प्रश्नों को आप पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट के इस तत्व की पोजीशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, और उसके बाद कौन से पीरियड में है। अगर वो एक ही पीरियड के हैं तब तो बहुत ही सरल है, खाली इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे फोकस करिए। अगर वो 2 पीरियड में से मिक्स करके दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसमें दे दिया कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बाद में फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद में ऑक्सीजन, मिक्स करके दे दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि आवर्त कौन सा है और वर्ग कौन सा है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। और फिर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ भी वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो छोटी छोटी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, जो अपन एक तरह से रिवाइज की हैं क्लास में, वो सारी चीज़ आपको लागू करके फिर क्रम आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये प्रश्नों का इसलिए लिया था। अब अपन बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की, और केमिकल बॉन्डिंग की मैं पूरी इस बार नहीं पढ़ाऊंगी, खाली आपको आइडिया बताऊंगी कि केमिकल बॉन्डिंग किस किस चीज़ पे आधारित रहते हैं, क्योंकि हमने पीरियोडिक ट्रेंड पे पीरियोडिक टेबल में सारे ट्रेंड देख लिए है ना। ट्रेंड देखने में हमने क्या देखा? आयनाइजेशन पोटेंशियल, और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? ऊर्जा लगती है किसको? इलेक्ट्रॉन निकालने को, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने को। तो ऊर्जा क्यों लग रही है? यानी वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? जिसको ज़रूरत है। और जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल अपने दिमाग में पहले क्लिक करता है वो हमारा होता है NaCl। हम जब सबसे पहले बॉन्डिंग की बात करते हैं या पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है सोडियम 11 है, और 11 को अगर हम देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यहाँ तक 10 हो गए। मैंने इसको लिख दिया नियॉन 3s1। नियॉन लिखते ही ये क्लिक हो गया कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी ये हम यहाँ वाली साइड खत्म करके और सीधे नेक्स्ट वाले आवर्त में शुरू हो गए। और जैसे आवर्त में शुरू हुए पहला इलेक्ट्रॉन आया। अब ये इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से दिया जा सकता है, क्योंकि वही हम जो पढ़ चुके हैं अब तक, 3 दिन से रिवाइज कर रहे हैं कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस वाले इलेक्ट्रॉन पे कमजोर पड़ जाएगा क्योंकि दूरी बढ़ गई है, और वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लिया जाएगा। आसानी से लिया जाएगा यानी कैटायनिक बनाने की, धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, या हम कह सकते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी अधिक है। क्लियर? तो ये जैसे ही देगा, यहाँ आपका एक प्लस चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन आपका दे रहा है ये कहाँ जा सकता है? कहाँ कहाँ? हेलोजेंस में। क्यों? हेलोजेंस की अपनी क्या है इसकी? Np5। 5 को अगर मैं एनलार्ज करके देखूं, अभी जैसे फ्लोरीन का देखा था, तो सीधा रूप है यहाँ मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है।
ये एक इलेक्ट्रॉन अगर मेरा सोडियम से आता है तो इसका तो अष्टक पूरा हो गया और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। तो कोई चीज जब पूर्ण होती है देने या लेने से तो संभव ही है, मालूम है, स्थायी होगी। तो स्थायी अवस्था लाने में वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते हैं, देने वाले के पास पॉजिटिव चार्ज, लेने वाले के साथ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो गया। तो प्रोटॉन प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही प्लस से नेगेटिव की मैथमेटिक्स बिगड़ी तो जो नंबर ज्यादा हुआ वो चार्ज लग गया। सिमिलरली सोडियम पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई, प्रोटॉन की ज्यादा हुई तो प्लस चार्ज हो गया। ठीक है, और ये जो स्थायी अवस्था आई है ये देने लेने के बाद पृथक होने पे नहीं आई है। अब चूंकि वो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास भी रखेगा, तो ये एक बंद बनेगी। तो इलेक्ट्रॉन देने लेने में आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये दोनों प्रक्रियाएं जब चली तो हमारे पास क्या आया, दोनों को मिला के एक अणु बना। तो इस तरह की प्रक्रिया जो होती है उसमें आयनिक बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग की बात बाद में, केमिकल बॉन्डिंग की हम एक मोटे तौर पे कह सकते हैं। तो इसको जिन जिन सिद्धांतों के आधार पे है, पहले उन सिद्धांतों को थोड़ा सा देख लेते हैं। है ये हिस्टोरिकल पक्ष, यानी इतिहास की के कब से शुरू हुआ क्या हुआ, लेकिन कंपटीशन में इससे कई तरह के प्रश्न बनते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1916 में किसने सिद्धांत दिया, 4 नाम दिए होंगे, आपने नहीं पढ़ा ये सोचते हुए कि तो केमिस्ट्री नहीं है, छोड़ो, पर केमिस्ट्री बनाने वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी एक बार अपने को पढ़ना होगा, थोड़ा याद रखना होगा। तो सबसे पहले हमारा कॉसेल लुईस का सिद्धांत था, और कॉसेल लुईस के सिद्धांत आपका रासायनिक आबंध का इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत पे आधारित था। जैसे कि हम लुईस कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, लुईस स्ट्रक्चर, तो लुईस स्ट्रक्चर क्या कहता है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के टोटल नंबर को डॉट्स के फॉर्म में डिपिक्ट करना, जो मैंने आपको परसों आपको बताया था जब हमने ये एक एग्जाम्पल लिया था, या HCl का एग्जाम्पल लिया था। तो H को मैंने इलेक्ट्रॉन को डॉट से बताया था, क्लोरीन को मैंने दूसरे उससे बताया था, ताकि दोनों को हम फर्क कर सकें। और ये हमारी, इसका S2 कंप्लीट हो गया और इसका P6 कंप्लीट हो गया। तो ऐसा जो डिपिक्ट किया कि बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को डिपिक्ट करना है, वो आपका कॉसेल लुईस का सिद्धांत था 1916 में। ठीक है, तो यहां से हम एक तरह से मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को परमाणुओं में डिपिक्ट करके बॉन्डिंग के कंसेप्ट को समझाने की दिशा शुरू हुई। ये चीज आपको मालूम है ट्रांसफर और शेयरिंग का। ट्रांसफर मीन्स कंप्लीटली देना लेना, प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज। शेयरिंग का सीधा सा बात है कि कब शेयरिंग संभव है, अभी तो मैंने आपको बताया कैटायनिक प्रवृत्ति वाले और एनायनिक वाले, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक और कम वाले, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले। जब दो एक से समान वाले इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणात्मकता जब एक सी हो तो क्या होगा, कमी तो है। जैसे कि हेलोजन को हम कैसे डिपिक्ट करते हैं, एक्स से, है ना, सारे हेलोजन्स को एक फंडामेंटल सिंबल बना रखा है एक्स, और उस एक्स में हमें मालूम है कि बाह्यतम कक्ष में इनका यही कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इसके हर हेलोजन के पास यही है। अगर मैं 2 हेलोजन को मिलाऊं, 2 हेलोजन का, जैसे Cl और Cl को, इन दोनों में सेम परमाणु है, विद्युत ऋणात्मक डिफरेंस 0 है, तो क्या करेगा, ये शेयर कर लेगा और Cl2 बनेगा। तो शेयरिंग करने से ये F2 बन जाएगा, शेयरिंग करने से इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा, और अपना काम हो गया, है ना, स्थायी अवस्था में यानी अणु बन गया। ये शेयरिंग और ट्रांसफर दोनों से संभव है। आगे चलिए, और कुल मिला के हमें जो बात पूरी करनी है वो है अष्टक यानी ऑक्टेट। और ऑक्टेट का नियम कहता है कि बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए, जितने उनकी कैपेसिटी है, वो पूरी होनी चाहिए। S में, H वाले हाइड्रोजन में अगर मेरे पास 1s है तो S ऑर्बिटल की कितनी कैपेसिटी है, 2, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते ही उसका अष्टक पूरा। हालांकि 8 नहीं हुए, अष्टक से हम 8 कहते हैं, 8 नहीं हुए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी और दोनों के दोनों भर गए, तो वो संतुष्ट हो गया कि हाँ मेरी कैपेसिटी पूरी और मैं अब स्थायी हूँ। तो अष्टक का नियम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इसके कुछ जो सीमाएं थी वो मैं एक बार बात कर लेती हूँ। 3 सीमाएं हैं। पहली सीमा तो ये कि केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, अभी जैसे मैंने आपसे बात की है ना, तो मैंने एक तो बात की आपसे हाइड्रोजन की, H2 की, जिसमें S2 पूरा लेकिन 8 नहीं है, 8 से कम, वो दूसरा नियम आएगा। केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम। मैंने 3 उदाहरण लिए। एक तो आपका 2 परमाणु के साथ है लिथियम क्लोराइड, जैसा कि अंकित है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, गुड,
क्लोरीन का, वेरी गुड, वो पहले से तैयार थी कि मैडम अब ये पूछेंगी, ट्यून हो गए हम। तो एक हमारा लिथियम का, एक मेरा क्लोरीन का, मैंने दोनों को एक ही डॉट से इंकित किया है, क्योंकि डॉट को हम फर्क नहीं कर सकते, वो मैंने समझाने की दृष्टि से किया था कि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है। ये पूरा हो गया। और हम जानते हैं Li लिथियम क्लोराइड स्थायी है, लेकिन चूंकि अष्टक पूरा नहीं है तो क्या हुआ, नियम के अपवाद है। जैसे H2 अष्टक पूरा नहीं है, नियम के अपवाद है ना। तो यहाँ पे आपका लिथियम क्लोराइड स्थायी है, हम जानते हैं अच्छे से। और क्यों स्थायी है, विद्युत ऋणात्मक दृष्टि से यदि देखा जाए, क्लोरीन 3.0, क्यों नहीं बोलो, 3.5 सिर्फ ऑक्सीजन की है। पन्ने नहीं पलटो, अब तक तो याद हो जाना चाहिए, कंठस्थ कर लो। वो जो दूसरी स्लाइड लाई थी मैं उसी चीज को दिखाने के लिए लाई थी। फ्लोरीन की 4 होती है, 4 से ऊपर कोई नहीं है। फिर 1 डिग्री कम है, डिग्री जब मैं कहते हैं एक स्केल कम है। फिर हमारा 3 होता है, वो 3.5 है, वो हमारा ऑक्सीजन का है। फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन 3.5 है, फिर 3 है। फिर कार्बन हमारा 2.5 है, हाइड्रोजन 2.1 है। और पिछली बार मैंने जब बात की थी तो ये चीज़ छोड़ दी थी आपसे बात करते करते, ये मानते हुए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले लोग करेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन, जब मैं अभी स्केल की बात कर रही हूँ, इन दोनों को विद्युत ऋणात्मक की दृष्टि से देखते हैं तो उनको एक स्केल में मानते हैं, एक से स्केल में, यानी 2.5 और 2.1 को अधिक डिफरेंस नहीं मानते। और आपको पता होगा इसी वजह से कार्बन की कैटनेशन प्रवृत्ति बहुत स्ट्रांग है, श्रृंखलन प्रवृत्ति, जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के तत्वों की एक तरह से उनका गुणधर्म भी है। तो कैटनेशन प्रॉपर्टी अगर हम पूछते हैं किसकी सबसे अधिक है, कार्बन की। और हम जानते हैं इसी वजह से कार्बन के लिए एक अलग से ही केमिस्ट्री खोल दी गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी, क्या उसका मेन क्या है सूत्र, कि कैटनेशन प्रवृत्ति बहुत अधिक है। और कैटनेशन में भी आपने देखा होगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, और किससे बने हुए हैं, कार्बन हाइड्रोजन। और कहाँ पोलैरिटी क्रिएट होती है, पोलैरिटी यानी ध्रुवण, ध्रुवण कब क्रिएट होता है, जब विद्युत ऋणात्मक वैल्यूज में डिफरेंस आना शुरू होता है। वो कुछ उन स्लाइड्स में था, पर कहीं मौका लगेगा अगली बार तो वो आपको खुला करके इसमें दिखा दूंगी मैं कि क्या क्या स्केल्स हैं। तो विद्युत ऋणात्मक में जब डिफरेंस आना शुरू होता है तो पोलैरिटी होगी। बिल्कुल ऐसी बात ही है कि जैसे हम खेल के मैदान में उतरे, एक बहुत स्ट्रांग टीम है, एक वीक टीम है, तो डेफिनेटली डिफरेंस आएगा और हार जीत हो जाएगी। तो यहाँ भी यही चीज़ है कि जैसे पोलैरिटी क्रिएट होएगी, वो श्रृंखला, वो जो बॉन्डिंग है वो वहाँ टूट जाएगा। और बॉन्डिंग टूटते ही क्या होता है, कैटनेशन प्रवृत्ति खत्म। तो यहाँ पे अगर मैं कहीं ऑक्सीजन लगा देती हूँ 3.5 2.5 या 2.1 3.5, डिफरेंस आ गया। डिफरेंस आते ही हमारे पास क्या होगा, या तो OH माइनस बन जाएगा या O अलग निकल जाएगा -2 के फॉर्म में, है ना। तो उससे क्या हुआ, वो बॉन्ड वहीं ब्रेक हो गई। तो इसलिए जब कहते भी हैं कि कैटनेशन प्रॉपर्टी के अंदर आपका हाइड्रोजनेशन नहीं होना चाहिए और ऑक्सीडेशन के लिए कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी ऑक्सीजन को हमें कोशिश करें कि ना आवे। और अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनी है तो जिस तत्व की बॉन्ड बनी है उसकी विद्युत ऋणात्मक वैल्यू उसके बराबर होनी चाहिए। यानी Cc के बॉन्ड ऊर्जा और CO की बॉन्ड ऊर्जा अगर बराबर है तो श्रृंखलन प्रवृत्ति रहेगी, जो कि नहीं है, वरना बॉन्ड ब्रेक होगी। ठीक है, ये पोलैरिटी पे आधारित है, तो इसमें ज़्यादा होनी। एक सेकेंड प्लीज, मेरे बेटिया का फोन, जस्ट ए मिनट। तो हम ये बात कर रहे थे, तो यहाँ जब मैंने स्केल की बात करी तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ध्रुवण नहीं होना चाहिए कैटनेशन प्रॉपर्टी में। तो यहाँ ये जो हम बात कर रहे थे लिथियम क्लोराइड की, तो लिथियम क्लोराइड में क्यों संभव हुआ इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि लिथियम हम जानते हैं 0.6 या 7 है, कल जब अपन ने टेबल देखी थी, और क्लोरीन हमारा 3 है। तो इसमें अधिक डिफरेंस हुआ, अधिक डिफरेंस होते ही हुआ इलेक्ट्रॉन का देना और लेना, यानी आयनिक बंध। तो उसने अपना ऑक्टेट कैसे पूरा किया, इलेक्ट्रॉन देके, इसने अपना ऑक्टेट कैसे पूरा किया, इलेक्ट्रॉन लेके, और आयनिक बॉन्ड बन गई। आयनिक बॉन्ड जानते हैं स्ट्रांग होती है, और लिथियम क्लोराइड नेक्स्ट टू लिथियम फ्लोराइड है आयनिक बॉन्डिंग में। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिया कि हमारे पास 3 परमाणु हैं, 3 परमाणु बनके जब अपना एक अणु बनता है तो टोटल संख्या इसमें गिनी है कितनी होगी, बेरिलियम की कितनी है, 4। तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। ठीक है, और दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। तो क्या करेंगे, ये बना के देखो फटाफट, मैं भी बोर्ड पे बनाती हूँ।
बेरिलियम 1s2 2s2, इसको मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि ये मेरा पूरा हो गया। कब पूरा हो गया? हीलियम पे। ठीक है, नोबल गैस में आ गए तो मैं इसको डिपिक्ट कर सकती हूँ हीलियम और छोड़ देती हूँ। बेरिलियम का ये मेरे पास है 2s में है ना, और इसमें क्या है? सेकेंड शेल में मुझे पता है इसके बाद p भी है, और वहां क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है, और s फर्स्ट वाले में सिर्फ s के अलावा और कोई सब शेल नहीं है, उपकक्षक नहीं है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो आपका 2 है, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये दोनों आपके एक एक इलेक्ट्रॉन दो हाइड्रोजन के साथ जाएंगे और हमारे पास क्या बनेगा? BeH2। ठीक है, तो बेरिलियम को वैसे तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, S2 कंप्लीट है, लेकिन सब शेल है, P खाली है। जब खाली है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन को स्प्रेड करने की, एक्साइट करके जाने की संभावना है, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा? उसको खींचेगा और उसके साथ शेयरिंग होकर इलेक्ट्रॉन बनेगा। पर कुल मिला के इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 और 2 4, अष्टक तो पूरा नहीं हुआ, और हम जानते हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी स्टेबल है ना, ये भी अपवाद हो गया। इसी तरह BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड, इसमें हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऐसे कुछ अपवाद हैं, और भी इसके अतिरिक्त बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे कुछ अपवाद हैं जहाँ पे आपका अष्टक तो पूरा नहीं होता लेकिन वो स्थायी अणु बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लीजिएगा। ये मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया है 3 डायमेंशनल में, और जो आपसे बात कर रहे थे कि लिविज स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो हम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, आउटरमोस्ट कक्ष के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते हैं, है ना। तो ये तो बॉन्डिंग में आ गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, और ये आपके 6 ये हो गए, और 7वां हमारा ये बॉन्डिंग में आ गया, है ना। फ्लोरीन में आउटरमोस्ट में अपने कितने हैं? 2s2 2p 5 बच्चे फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, है ना, फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बोरोन में हमें पता है 1 होता है, तो 1 और 2s2 3 इलेक्ट्रॉन, 3 स्प्रेड हो गए आपके p कक्षकों में, s p, तो p में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक s में इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हमें मिल गए, और फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तीनों फ्लोरीन जुड़ जाएंगे और हमारा आराम से एक बॉन्डिंग बनेगा। पर कुल मिला के अष्टक अपने नहीं हुआ, 6 हुआ, यानी बॉन्डिंग वाले 3 बॉन्ड हैं। हर बॉन्ड में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की भागीदारी से एक बॉन्ड बनती है, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए सर। ठीक है, पिछली बार क्लोरीन का एग्जांपल लिया था, ये मैंने दूसरा हाइड्रोजन फ्लोरीन का एग्जांपल ले लिया, कंसेप्ट बताने के लिए कि हमारे पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से BF3 क्या कहलाता है? लुईस एसिड। पढ़ा है ना, लुईस एसिड, लुईस बेस, अम्ल और क्षार। तो क्या होता है उसका? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्षमता होती है, और ये कब होगी? जब मैं आपको P ब्लॉक में समझाऊंगी। तो कुछ बोरोन की केमिस्ट्री अलग है, कुछ BF3 की केमिस्ट्री अलग है, तो वहाँ कैसे कैसे रिएक्ट करता है और इस पर किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो अपने को मालूम होना चाहिए। फिलहाल इतना है कि चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, खाली कक्षक है, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत ग्रहण कर सकता है, इसकी संभावना है। और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेता है? जब इसकी बॉन्डिंग बनती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, NH3 का लोन पेयर इसके पास स्विफ्टली चला जाता है। नेक्स्ट लीजिएगा। दूसरा हमारा जो अपवाद है वो है ऑड इलेक्ट्रॉन अणु, ऐसे अणु जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या सम नहीं है, विषम है ना, इवन नहीं है, ऑड है। तो अगर मैं यहाँ कैलकुलेट काउंट करूँ तो देखिएगा कितने हैं? 2 2 4 2 6 और एक ये 7, और बॉन्डिंग में मेरे 2 2 4, सारे इलेक्ट्रॉन को मिलाएं तो मेरा ऑड संख्या आएगी, है ना। इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया, इसी में ये है, तो 11 संख्या और 17 संख्या, और दोनों ही हमारे ऑड हैं, लेकिन ये स्थायी कहलाते हैं। हालांकि इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का मिला करके है, पर फिर भी ये स्थायी है, और स्थायी होने के कारण कई हैं, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं, जितने इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे उतनी इनकी संभावना भी है, बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। तीसरा लीजिएगा। तीसरा है आपका एक्सटेंडेड अष्टक, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक होना और फिर भी स्थायी। हमें टोटल इलेक्ट्रॉन 8 चाहिए, तो 8 से कम वाला हमने देख लिया,
जो स्थायी थे, फिर हमने ऑड इलेक्ट्रॉन्स को देख लिया, और तीसरा है जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संभावना हमारी अष्टक से भी अधिक है फिर भी स्थायी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके उसके पी ब्लॉक के हैं, PCl5, PF5, SF4, SF6, H2SO4, और कई उप सहसंयोजी यौगिक यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की जब हम बात करते हैं, और वहां पे किसकी वजह से आते हैं, लोन पेयर्स की वजह से। लोन पेयर किसको कहते हैं, एकाकी युग्म किसको कहते हैं, हाँ जी, वो तो नॉन बॉन्डिंग कहलाएंगे, अबंधीय इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा सोच के बोलो, अगर आपको ये कॉपी में लिखना हो कि लोन पेयर को कैसे समझाएंगे, एकाकी युग्म को हम कैसे समझाएंगे, तो कैसे इसको परिभाषित करोगे अपने शब्दों में। समझ में हमें आता है, हम पिक्चर भी बना लेते हैं दिमाग में कि नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, पर उसको लिखेंगे कैसे, ऑक्सीजन पे है, स्पिन सेम है। तो जब आप बोलते हो एक इलेक्ट्रॉन का युग्म जो एक परमाणु से दूसरे परमाणु पे सहजता से दिया जा सके कंप्लीटली, जिसमें आप उसको देने के टाइम पे खाली कक्षक में दे रहे हो, ना कि बॉन्डिंग बना रहे हो। तो बॉन्डिंग कैसी, ये वाली जो बॉन्डिंग बनेगी देने लेने से एक इलेक्ट्रॉन के पेयर के साथ बनेगी। और अभी तक हमने क्या देखी, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है या एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यही देखी ना। तो कुल बॉन्डिंग जब बनी तो 2 इलेक्ट्रॉन से बनी, और यहाँ बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक ही परमाणु से आ रहा है। अब तक हमने क्या देखा, 2 परमाणुओं से मिलके या 2 से 3 से एक बॉन्ड के अंदर 2 परमाणु हुए इस्तेमाल और एक अणु बना। अभी तक जितने भी देखे, पहले वाला एक स्लाइड लगाएं प्लीज, इससे पहले लगाओ। जैसे इसमें है ये बंद बनी, तो इस परमाणु और इस परमाणु के मध्य हुई तभी तो बनी, और दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन आया हमारा, ठीक है, या तो शेयर हो रहा है या दिया जा रहा है कंप्लीटली, ठीक है। और लोन पेयर में क्या होता है, मान लीजिए ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ कंप्लीटली दिया जाए, यानी दूसरे वाले परमाणु के पास से कोई भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या देना नहीं हो, इसको हम कहते हैं लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट पेयर, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा। तो यहाँ अपन बात कर रहे थे फास्फोरस के चारों तरफ अगर हम देखते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, 8 से ज्यादा है, ऐसे ये 12 है और इसमें भी 12 है, ठीक है। तो ये आप एक बार स्ट्रक्चर बना के एक काउंट करके देख लो, ताकि आपको करके लिख के करना आ जाए। कोई भी एक बना लीजिए जो आपको लगे, SF6 बना लीजिए या PF5 बना लीजिए। मूल सूत्र ये है कि आपको टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या स्प्रेड करने आनी चाहिए। अगर हम PF5 ले रहे हैं या PCl ले रहे हैं, F या Cl मतलब हेलोजन, तो हेलोजन के बाहर वाले टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। क्योंकि जब मैं बाह्यतम कक्ष की बात करूंगी तो मैं उप कक्षक की बात नहीं कर रही हूँ, कक्षक की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो फास्फोरस हमारा किस में आता है, थर्ड शेल में, थर्ड में, फोर्थ में, थर्ड में। बोलने के बाद मुझे लगा पूछ लेना चाहिए, थर्ड में आता है। तो 3s2 3p5 है ना, तो 3p3 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 और सॉरी 3p3 भी नहीं, हाँ 3p3 और 3s2 5। और हमारा फास्फोरस का फ्लोरीन का कितना आएगा, 2s2 2p5, तो 5 और 2 7 वहां आएंगे, और इसके फास्फोरस के 3 और 2 5, ठीक है। तो पांचों बॉन्डिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए फास्फोरस के। जब आप बना रहे हैं, मैं जो इंकित कर रही हूं, एक एक फ्लोरीन का, कोई बात नहीं, ये नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट ले लो, इससे नेक्स्ट, हाँ ये ठीक है, ये ज्यादा क्लियर है, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 एक 7वां यहाँ है ना। फास्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन हमने कहा था, इसके मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं, सिर्फ बाहर बाहर का लिख रही हूँ, 3s2 3p3, क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन वाला है, तो मेरे पास 5 होने चाहिए। अब यहाँ 5 कौन कौन से हैं आप इंकित करेंगे, एक इसका, 2 3 4 5 है ना। हर क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन आया, तो हमारे 5 बंद बने, और पांचों बंद में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस केस में देखो ये लोन पेयर कहीं भी नहीं है, यहाँ पे बंद में लोन पेयर नहीं है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ही परमाणुओं से समान रूप से लिए जा रहे हैं, या तो लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं।
यानी दोनों का। इसमें भी क्लोरीन पे तो है बेटा, फास्फोरस पे कहाँ है? फास्फोरस पे आपने अभी इस्तेमाल नहीं किया, इन बंधों में इस्तेमाल नहीं किया। ये बंधन हमारी सामान्य है। हम कौन से बंध में इस्तेमाल करते? जब हम एरो से इंडिकेट करते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते। यहाँ में आपने पूछा तो चलो इसको क्लियर कर ही दूं। जब मैंने अभी एक उदाहरण आपको दिया था बोरोन ट्राइफ्लोराइड का, कॉन्फ़िगरेशन बनाइए बोरोन की फटाफट। बोरोन बोरोन ब्लॉक में ये BF3 है, ये अगर फ्लोरीन का है, ये बोरोन का है, बोरोन का, ये फ्लोरीन का। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन ही है। क्या बोरोन में कोई कक्षक खाली है अभी? मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा है सबको पीछे, दिक्कत तो नहीं है? इसको मैं अगर दूसरे इंक से, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये खाली है ना, और ये खाली है, तो इसके पास संभावना है 6 इलेक्ट्रॉन, तो वे अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की संभावना है। अब अगर मेरे पास NH3 है, नाइट्रोजन को देखिए क्या इसमें है खाली 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा? कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, p3 तो ये इस्तेमाल हो गए। ये क्या है? लोन पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा नाइट्रोजन का? सीधे यहां आएगा। तो इसका तो क्या हुआ? लेने वाले बोरोन के पास तो खाली कक्षक, इसका कोई इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल नहीं हुआ है, और देने वाले का इलेक्ट्रॉन का पेयर ऐसा कैसा दिया गया बॉन्डिंग बनाने के लिए। ये डायरेक्शनल दिशा वाली बॉन्ड होती है, जिसको हम उपसहसंयोजक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो वो आपका बाद में आएंगे चैप्टर, पर सिर्फ समझाने की दृष्टि से। तो जब मैं यहाँ इसके साथ जोड़ूंगी तो मैं यहाँ ऐसे कहूंगी, इसको लिखूंगी। अब इसके पूरे हो जाएंगे 2 2 4 2 6 और 2 8, अष्टक पूरा। समझ गए? तो ये फर्क है लोन पेयर में और सामान्यतः इलेक्ट्रॉन जो बंध के लिए काम में आते हैं। बंध वहां भी बन रहा है, उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रही है, लेकिन वहां एक परमाणु से दूसरे परमाणु के खाली कक्षक में पूर्णतया से एक से दूसरे की तरफ आती है। बड़ी कक्षाओं में जब पढ़ेंगे तो रिवर्स भी होती है, तो वो चीज़ अभी मैं नहीं बताऊंगी, वरना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। तो ये इसके स्ट्रक्चर इस तरह से डिपिक्ट कर दिए जो मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बनाए थे। तो कुल संख्या हमारी 10 हो गई, यहाँ भी 10 हो गई, यानी 8 से ज़्यादा है ना। और यहाँ 40 और 34 भी लिखी है, वो मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जो हमारे टोटल नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है उससे एक में एक्सीड हो रही है, एक में कम हो रही है। 36 होनी चाहिए नेक्स्ट सल्फर के, तो एक में 40 है यानी बढ़ रही है, और सल्फर और फास्फोरस एक ही रो में है पी ब्लॉक के, है ना, तीसरे आवर्त में। तो दोनों की जो एंडिंग होनी चाहिए वो एक ही नोबल गैस पे होनी चाहिए। तो जब स्थायी होगा तो नोबल गैस के बराबर पहुंचना चाहिए, पर हमारा एक कम एक ज़्यादा, लेकिन फिर भी स्थायी है। तो ये एक तीसरा अपवाद था। आगे चलिए। अब ये जो कुछ कमियां थी, उन कमियों को, जैसे कि उत्कृष्ट गैसें हैं, जेनन और क्रिप्टन ऑक्सीजन और फ्लोरीन से भी संयोजित होते हैं और कई यौगिक बनाते हैं। नोबल गैस के यौगिक आपकी क्लास में हैं, पढ़े हैं आपने थोड़े से तो सुने हैं ना कि नोबल गैस भी यौगिक बनाते हैं, और उनमें भी जो यौगिक बनाने वाले हैं सबसे अधिक आपका जेनन है, जेनन और क्रिप्टन, लेकिन जेनन के अधिक होते हैं। और किससे बनाते हैं? आपने जो मोटा मोटा देखा होगा, यहाँ भी 2-3 उदाहरण जो दिए हुए हैं, या तो फ्लोरीन से है या ऑक्सीजन से है। क्या कारण हो सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? फ्लोरीन और ऑक्सीजन की। तो क्या करेगा? हम नॉर्मली क्या कहते हैं, नोबल गैसेस के कंपाउंड नहीं बन सकते। क्यों भाई? अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण होता है यानी इस इलेक्ट्रॉन का जो प्रचक्रण है वो एक दूसरे के विपरीत है और स्थायी है। तो किसी स्थायी अवस्था को हिलाने के लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से? अगर कोई परमाणु के पास ही इतनी क्षमता हो कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच के अलग कर ले तो वो यौगिक बना सकता है, और वो क्षमता फ्लोरीन में है। इसीलिए कहते भी फ्लोरीनेशन बहुत आसान होता है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है।
क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेंस चार्ज पार्टिकल है। पार्टिकल मतलब परमाणु से बात है यहाँ, है ना। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन ऐसे हैं, फ्लोरीन सबसे पहले, फिर ऑक्सीजन, जो आसानी से, उतना आसानी से नहीं, 900 में किलो जूल में किस इसकी इनकी एनर्जी आती है, पर कंपैरेटिवली जहां हम बात करते हैं अक्रिय गैसों के कोई यौगिक नहीं बनते, जेनन का साइज बड़ा है। अगर हम ऊपर से नीचे चलें तो नियन, पहले सबसे पहले हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। तो जेनन की जब हम बात करते हैं तो हम कहाँ पे पहुंचे, कौन से आवर्त में पहुंचे हैं? 5th में, मतलब याद हो गई है पीरियोडिक टेबल, गुड। तो 5th में पहुंचे, यानी हम नाभि से 5वें शेल पे आ गए। तो आकार तो बड़ा हो गया, बड़ा होने से क्या हुआ, भले ही अष्टक पूरा हो, इलेक्ट्रॉन से उसकी पकड़ तो, प्रोटॉन से पकड़ तो कम हो गई, नाभिक के आकर्षण बल उतना स्ट्रांग नहीं रहा। तो इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है उनको अनपेयर करने में कंपैरेटिवली हम कोशिश कर सकते हैं। तो फ्लोरीन की प्रेजेंस में कोशिश पूरी होती है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर होकर उनके साथ बॉन्डिंग बनाते हैं। हालांकि जब हायर क्लास में जाएंगे तो ये कंसेप्ट गलत सिद्ध होता है और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे, आणविक कक्षक सिद्धांत के बेस पे इसको समझाया जाता है। तो वो भी हम आपके आणविक कक्षक सिद्धांत पे जब आएंगे तो उसको समझाएंगे। फिलहाल सिर्फ इतना सा है कि जो लुईस का कंसेप्ट था, लुईस कौशल का अष्टक नियम वाला, उसके अंदर ये चीजें वो समझा नहीं पाया। कि उसका कहना था कि अष्टक पूरा होना ही सबसे बड़ी बात है बंध बनाने के लिए। तो 3 तो अपवाद हो गए, अष्टक से कम वाला, विषम वाला और अधिक वाला, तीनों ऐसे एग्जाम्पल्स थे, कई सारे एग्जाम्पल जो कि यौगिक बहुत स्थायी थे। फिर नोबल गैस अक्रिय गैस कहते हैं और उनके भी कोई यौगिक बनते हैं, तो उनके तो अष्टक पूरे हैं, फिर भी क्यों बनते हैं, ये नहीं समझा पाया। फिर वो आकृति स्पष्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया आकृति स्पष्ट? क्योंकि उसने सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लिए थे, बाह्यतम कक्षकों के इलेक्ट्रॉन को उसने काउंट किया, उसके हिसाब से अंदर वाले कक्षकों का कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये वो क्लियर नहीं कर पाया। फिर तीसरा पॉइंट ये था कि अणु की ऊर्जा यानी सापेक्ष स्थायित्व के बारे में वो चुप रहा। तो ऐसे पॉइंट्स उस समय इतने इंपॉर्टेंट थे कि इसमें नए इन्वेंशन करने जरूरी थे। और फिर हमको जो नई चीज मिली, नेक्स्ट स्लाइड लीजिएगा, वो आई आणविक आयनिक बॉन्डिंग के समझाने की दृष्टि से। तो यहाँ हमारे पास आया धनायन ऋणायन। मैं कुछ उदाहरण दूंगी जिससे आपके इसमें समझाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आएगी जालक ऊर्जा। क्या होती है जालक ऊर्जा? ये नेगेटिव में होती है, पॉजिटिव में होती है? कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में होती है? जालक ऊर्जा की चलिए डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, आगे चलिएगा एक बार, एक स्लाइड और आगे चलो, एक और आगे चलो, ये मैं बाद में दिखाऊंगी। ये 1 मोल ठोस NaCl को 1 मोल सोडियम आयन गैस, 1 मोल क्लोराइड आयन गैस के अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो वो जालक ऊर्जा कहलाती है। यानी हम किसी क्रिस्टल में से, लैटिस में से, लैटिस एनर्जी है, लैटिस क्या होते हैं? लैटिस क्या होते हैं? क्या होते हैं लैटिस साइट? अभी जब आप लोग क्लास में आए थे, खूब हिल रहे थे, बात कर रहे थे, तो मैंने क्या यूज किया था कि ठोस अवस्था में आ जाओ। क्या मतलब है इसका? अपने अपने स्थान पे फिक्स हो जाओ। तो जो तुम्हारा स्थान है ना, उस स्थान को हम लैटिस कहते हैं, लैटिस साइट। तो अगर NaCl का स्थान फिक्स है, वो वहाँ के आ जाता है, उसके पास में क्लोरीन आता है, तो धीरे धीरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना शुरू होता है, यानी वो एक तरह से फिक्स पोजीशंस पे आ गए। तो मैं किसी 2 परमाणु को आयनिक फॉर्म में जो हैं उनको अगर मैं पृथक करती हूँ और कैटायन एनायन बनाती हूँ, तो जितनी ऊर्जा मुझे उनके अपने साइड से हटाने में लगेगी, उस ऊर्जा को हम जालक ऊर्जा कहते हैं, है ना। बनाने के टाइम पे नेगेटिव हुई क्योंकि निकल रही है, और पृथक करने के टाइम हम एनर्जी दे रहे हैं। अभी सॉलिड स्टेट में आप हो, यदि मुझे तुमको हिलाना या तुमको हटाना पड़े तो तुम क्या करोगे? खड़े होगे। स्थायी अवस्था से आप खड़े होने में ऊर्जा लगा रहे हो, जाने में ऊर्जा लगा रहे हो। ऐसे ही जब NaCl के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में से हम एक सोडियम आयन को, एक सोडियम को, एक क्लोरीन को आयनिक फॉर्म में लाएंगे, तो जब आयनिक फॉर्म में लाएंगे तो सोडियम क्या करेगा? अपना बाह्यतम इलेक्ट्रॉन देता हुआ जाएगा, क्लोरीन लेता हुआ आएगा। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम की और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की, इन दोनों का सम मिल करके जो भी हमारे पास ऊर्जा होगी अलग करने में,
वो हमारे को जालक ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, अब वो पहली वाली स्लाइड पे ले आए। अब समझ में आ गया। अब ये प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, जालक ऊर्जा पॉजिटिव में इंडिकेट होती है। जितनी अधिक जालक ऊर्जा होगी उतना ही स्थायी आपका अणु होगा। तो हम यहाँ बात कर रहे थे, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ये जो मैं आपको बता रही थी अभी। यहाँ अगर मैं M की जगह सोडियम ले लेती हूँ, ये सोडियम ले लेती हूँ, ये क्लोरीन ले लेती हूँ मान लो, तो मेरे पास क्या लगा, आयनन एंथैल्पी, इसमें से क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन निकालने में लगी ऊर्जा और क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन देने में निकली ऊर्जा। इन दोनों को मिलाकर ये तो मेरा सॉलिड स्ट्रक्चर बनेगा फिर, है ना। नेक्स्ट लो, ये जो अपन ने अब तक पीरियोडिक टेबल में बात की थी, अधिकतर जितने आपके अधातु हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है और जितने आपके कैटायनिक प्रवृत्ति वाले हैं, यानी जिनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है या मैं कहूँ पॉजिटिविटी अधिक होती है, उन दोनों को मिलाकर के ही आयनिक बॉन्ड बनते हैं या आयनिक यौगिक बनते हैं। जो मैंने एक उदाहरण आपको लिया था कि अगर ट्रेंड देखते हैं तो डायगोनली हमारा सीजियम और फ्लोरीन होना चाहिए थियोरेटिकली, पर वो आकार बड़ा होने से वो नहीं होता और हमारे पास क्या आता है, लिथियम और फ्लोरीन, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों की तरफ, एक में पॉजिटिविटी एक में नेगेटिविटी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं एक्सेप्शन के, उसमें एक अमोनियम आयन जो कि 2 अधात्विक तत्वों से बना है ना। ये कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई ऐसे 3-4 आपको एग्जाम्पल दे दिए, क्योंकि हम मान के चलते हैं धात्विक और अधात्विक तत्वों से मिलकर के आयनिक बॉन्ड बना या आयनिक यौगिक बना, और हमारे पास अमोनियम आयन के अंदर NH4+ में हमारे पास क्या है, दोनों ही अधात्विक हैं और स्ट्रॉन्ग स्टेबल हैं और आयनिक हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल आपको निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट ले लो, ये हमें सब मालूम है इसलिए इतना क्लियर करने की जरूरत नहीं है। सोडियम आयन का क्रिस्टल मैंने बताया है, वही जो आपको लेटिस की बात कर रहे थे कि इसको अगर मैं क्लोरीन आयन बड़े साइज को लेती हूँ, क्यों, ये अनायन है, सोडियम का छोटा साइज क्योंकि ये कैटायन है, और कैटायन का साइज एनायन से हमेशा छोटा ही होता है, खुद के परमाणु से भी और वैसे भी। तो ये जो हम स्ट्रक्चर देते हैं, तो ये जो साइट्स हैं फिक्स साइट के, सोडियम की यहाँ होगी तो सराउंडेड बाय क्लोरीन, सराउंडेड बाय सोडियम, सराउंडेड बाय क्लोरीन, इन साइट्स को हम लैटिस साइट्स कहते हैं। और जब रेगुलर पैटर्न हो साइट्स का, परमाणुओं का उन साइट्स पे, तो डेफिनेटली हमारे पास एक रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलती है, चाहे वो BCCO, FCCO, वो हमारे जो अलग तरह के संरचनाएं हैं। तो यहाँ एक पैकिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, और इन सब में क्योंकि एक धनायन और ऋणायन है तो क्या होना चाहिए, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। 2 अलग तरह के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सिंपल सा फिनोमेना, कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट लीजिएगा, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि जालक ऊर्जा में के बनने में उत्पन्न मुक्त ऊर्जा जो होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल आपको लिया है, सोडियम सॉलिड से मैंने सोडियम आयन बनाया। ठीक है, आयन जब बनाया तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, IP, है ना, आयनन विभव। ये इतनी ऊर्जा मुझे लगानी पड़ेगी, 495, 96 राउंड कर लीजिए। क्लोरीन के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्लोरीन ऑलरेडी स्टेबल था, Cl0 है, जीरो स्टेट यानी न्यूट्रल गैस स्टेट, जो हमने बात की थी डेफिनेशन के टाइम पे। उसमें एक इलेक्ट्रॉन डालूंगी तो उसकी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन लब्धि, कितनी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो निकालता है, माइनस में आ गया, है ना, -349 अप्रोक्सीमेटली। इन दोनों का मान घटा करके मैं लेती हूँ तो मेरे पास सरप्लस एनर्जी कितनी हुई, 147। 147 कितनी है, पॉजिटिव में है। इसका मतलब ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं ये पॉसिबल है। कई बार आपके ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, कुछ वैल्यूज को देकर के, कुछ रिएक्शन को देके, क्या ये संभव है। उस केस में आपको पता होना चाहिए, जब हम आयनन विभव की बात कर रहे हैं तो आयनन विभव मेरा हमेशा पॉजिटिव में होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा नेगेटिव में होगा, यानी एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी, ये हमको मालूम होना चाहिए। और वो मुझे पॉजिटिव नेगेटिव साइन यदि पता है तो मैं ओवरऑल रिएक्शन में क्या चीज संभव है वो कर सकती हूँ। यदि मेरी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है, ऊर्जा निकली है। तो किसी सिस्टम को अगर मैंने बनाया है, बनाते समय अगर ऊर्जा निकली है तब तो संभव है, और किसी सिस्टम में से अगर मैं निकालना चाह रही हूँ, अलग करना चाह रही हूँ तो नेगेटिव है, तो संभव नहीं है। तो ये कंसेप्ट मुझे मालूम होना चाहिए।
NaCl का ये हम पढ़ चुके हैं कि टोटल एनर्जी इसकी 788 है। यहाँ मैंने माइनस बताया, क्यों? क्योंकि मैं NaCl को बनाने की प्रक्रिया कर रही हूँ। ध्यान आया? यहाँ मैंने क्या लिखा है? माइनस, रेड इंक में जो है ये बनाने की प्रक्रिया है। तो ये जो माइनस है, ऊर्जा निकली, अभी मैंने आपसे बात की थी सिस्टम को जो हम बनाएंगे तो ऊर्जा निकलनी चाहिए, क्योंकि जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी निकलेगी उतना ही स्थायित्व होगा, है ना। आपको जब खुशी मिलती क्या करते हो? खूब ऊंचा उछलते हो, है ना। वो जो ऊर्जा आती है आपकी, उसको जब तक आप बिल्कुल डिसिपेट नहीं कर देते हो तब तक आप उछलते रहते हो। स्थायी अवस्था में तब आते हैं जब हम सारी चीज शेयर कर लेते हैं। यहाँ भी यही चीज है कि जब NaCl बनेगा तो बनाने में चूंकि उसको स्थायी अवस्था में लानी है तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो निकालेगा, तो मेरे पास नेगेटिव साइन आना चाहिए। यदि मैं पृथक करूंगी तो मुझे ऊर्जा उतनी ही देनी होगी, तो ये आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर? नेक्स्ट लीजिएगा। ये इसका सम अप करके बताया, इसको चेक करो क्या ये सही है फुर्ती से, और यदि चेक करना नहीं आए तो मुझे पूछना, मैं बता दूंगी, समझा दूंगी। मैं आपके सर को बुलाइए प्लीज, मैं जाना चाहूंगी। सबसे आखिरी वाली जो इक्वेशन मैंने दिखाई है, सोडियम से क्लोरीन के साथ क्रिया करके हमने एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया, सॉलिड और गैस। सॉलिड से हमने ऊपर क्या दिखाया कि गैस में कन्वर्ट किया, गैस से हमने इसको आयन में कन्वर्ट किया, सोडियम आयन प्राप्त हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऊपर से। फिर हमने क्लोरीन क्या लिया, क्लोरीन को हमने क्लोरीन गैस में बनाया और गैस से हमने क्लोराइड एनायन बनाया, धनायन, सॉरी ऋणायन। ऋणायन से फिर हमने सोडियम धनायन के साथ क्रिया कराई, ये सब मैं पढ़ती जा रही हूँ। ये हमारे पास जब क्रिया कराई तो स्ट्रक्चर बना ये लैटिस एनर्जी, है ना। और यहाँ मेरे पास ये जो क्रिया है ये है। क्या ये इक्वेशन सही है? मेरा सॉलिड स्ट्रक्चर बना NaCl -410 किलो जूल पर मोल। ऊर्जा इतनी निकलती है जब मैं सॉलिड स्ट्रक्चर क्रिएट करती हूँ। ऊपर वाले जितने सम अप हैं इन सबको अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास कुल मिला के इतनी ऊर्जा निकली हुई मिलेगी। इसका अर्थात ये सार है कि जब मैंने NaCl का स्ट्रक्चर बनाया, क्रिस्टल बनाया, तो वो एक स्थायी अवस्था में था, क्योंकि उसके पास इतनी ऊर्जा, सारी ऊर्जा का काम में लेने के बाद भी। हालांकि इसको जब मैं बॉर्न हार्बर साइकिल से देखती हूँ तो मैंने बहुत सारी इसमें सब्लिमेशन एनर्जी और ये सब एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, ये काउंट नहीं की है। उन सबको अगर हम मिलाएंगे तो फिर हमारे पास निष्कर्ष ये निकलता है कि ऊर्जा निकलती है। ठीक है, चेक कर लेना एक बार, सम अप करके वैल्यूज लिख लो, चेक कर लेना। नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब आगे यहीं खत्म करते हैं, फिर आगे का अपन अगली बार करेंगे। तो जो अभी मोटा मोटा मैंने आपको कंसेप्ट बताया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बंद कर दीजिए, अगली बार लेंगे। जालक ऊर्जा बेटा डेफिनेशन के हिसाब से ये है कि जब मैं NaCl में से या किसी क्रिस्टल में से दो आयंस को पृथक करूंगी तो जितनी ऊर्जा मुझे लगानी पड़ेगी वो जालक ऊर्जा है। बनाते समय जब मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रही हूं तो मैं क्या करती हूँ, आइसोलेटेड एटम्स को, परमाणुओं को पहले आयन में कन्वर्ट करती हूँ, आयन में कन्वर्ट करके फिर उनको स्थायी लैटिस एनर्जीज, लैटिस साइट्स पे फिक्स करती हूँ। तो जो बनाने में मेरी ऊर्जा निकली है वो कहलाएगी, क्योंकि जितनी ऊर्जा आप बनाने में लगाओगे उतनी ही ऊर्जा आपको अलग करने में भी करनी पड़ेगी। इसीलिए वो -788 और +88 का प्रॉब्लम था, है ना। हाँ जी, सॉरी फिर से बोल, क्या करते हैं? प्राकृतिक कैसे होते हैं, मुझे एक उदाहरण दो। कैसे बनेगा बेटा? क्रिया तो वही होगी। तो वो जो अपने आप बेटा हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है? कंसेप्ट समझो, क्यों हो रहा है? कहीं से नहीं, सुनो तो सही। विद्युत ऋणात्मकता कैसे अलग है? ये जो प्रक्रियाएं मैंने समझाई हैं, चारों पांचों रिएक्शन, ये स्वतः वाली प्रक्रियाएं हैं। मैं कोई एनर्जी दे नहीं रही हूं। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन कब निकला? जब क्लोरीन पास में आया। तो अल्टीमेटली सोडियम गैस किस में कन्वर्ट हुआ? एनायन, कैटायन में।
तो कैटायन में जब कन्वर्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, उसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, क्लोरीन। तो यहाँ जो ऊर्जा लगी उसको निकालने में, वो इनडायरेक्टली कहाँ से आ रही है, क्लोरीन के जाने में निकली हुई ऊर्जा। तो ये एक दूसरे के साथ है। ये बिल्कुल वैसे ही है जब आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो और अगर वो आपके दोस्ती का लेवल बराबर नहीं है तो बॉन्डिंग बन ही नहीं सकती, और यदि बराबर की IQ है तो आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी। तो उसमें कौन ऊर्जा कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, आपकी साइकोलॉजी कर रही है, आपके मेटाबॉलिज्म कर रहा है, आपका ह्यूमन नेचर कर रहा है। दीज आर ऑल एनर्जी पैटर्न्स। तो यहाँ हम जब कहते हैं कि निकालने के लिए लगी ऊर्जा, इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहर से दे रहे हैं, सिस्टम में से आ रहा है, प्रक्रिया जब चल रही है उसमें से आ रहा है। जब हम एक्स्ट्रा हीट कहीं से देते हैं तो हम कहते हैं डेल्टा लिख करके कि हीट इज गिवन, है ना, या कैटलिस्ट लगाते हैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट इज गिवन। ठीक है, तो जो सांभर झील में नमक बनाने की प्रक्रिया होती है वो स्वतः इसीलिए होती है। ठीक है, बाकी एटमॉस्फेरिक